दोस्तों, किस्मत इंतजार करती है लेकिन कर्म उसे जगाता है। जो मेहनत से दोस्ती कर लेता है, भाग्य खुद उसका साथ निभाता है। रास्ते खुद नहीं बनते, चलना पड़ता है, तब जाकर राह बनती है। आज पसीना बहाओगे तो कल किस्मत खुद ताली बजाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल किस्मत की रेखा पर। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और लेकर आ गया हूं एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही रोचक ज्योतिषीय घटना के बारे में पूरा विश्लेषण। और सच में दिल से धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन्होंने इस चैनल को इतना प्यार दिया, जो लोग लगातार वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट करके अपनी राय भी दे रहे हैं। आप लोग ही इस चैनल की असली ताकत हो। तब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आज हम एक बहुत ही खास और पावरफुल ग्रह की बात करने वाले साथी, देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर। अब ये सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये आपकी विजडम है, बुद्धिमत्ता है, आपकी ग्रोथ है, तरक्की है, आपकी लाइफ में आने वाली सारी अवसर अपॉर्चुनिटीज का सबसे बड़ा कारक ग्रह होता है। तो आज का वीडियो बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं वो सीधे सीधे आपकी लाइफ से कनेक्ट करने वाली है साथी। देखिए, जो भी मैं अब इस वीडियो में बताने वाला हूं ये 2026 का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल गोचर है साथी। सच में ये कोई नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है। 2026 में गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्क राशि यानी कैंसर साइन, जो चंद्रमा की राशि है। अब इसे थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझिए। गुरु एक साल में एक राशि बदलते हैं, यानी पूरा ज़ोडिएक यानी कि पूरा 360 डिग्री का जो राशि चक्र है उसे पूरा घूमने में गुरु को 12 राशियों के लिए, 12 घरों के लिए 12 साल लग जाते हैं। और पूरे 12 साल बाद गुरुदेव वापस वहीं आते हैं जहां वो 12 साल पहले थे। यानी कर्क राशि में ये 12 साल पहले जहां थे वहीं अब आने वाले हैं और अपनी सबसे स्ट्रांग पोजीशन में यानी कि कर्क राशि में आने वाले हैं, जहां पर वो उच्च के हो जाएंगे, एग्जॉल्टेड हो जाएंगे और अपनी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर पर इस वक्त होते हैं। ये राशि ऐसी है जहां पर गुरु सबसे ज्यादा ताकतवर, अपनी पूरे 12 राशियों में सबसे ज्यादा यहां रहते हैं। इसका मतलब ये है कि चीजें जो आपके लिए नॉर्मली स्लो चल रही थी वो अचानक से ग्रो करना शुरू कर देंगी, तेज भागने लगेंगी। जहां ब्लॉकेज था वहां पर रास्ता खुलना अब शुरू हो जाएगा। और ऑनेस्टली बताऊं तो ये एक ब्लेसिंग वाला समय रहेगा, एक आशीर्वाद ऊपर वाले का। ऐसा फेज जो हर साल नहीं आता। कई राशियों के लिए तो ये लिटरली लाइफ बदल देने वाला समय हो सकता है। और अगर आप सही तरीके से इस एनर्जी को समझ गए, इसे कैसे काम में लेना है, तो 2026 आपके लिए सिर्फ एक साल नहीं, एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अब थोड़ा सा टाइमिंग समझिए कि कब से कब तक होगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और प्लानिंग करने में चूक जाते हैं। देखिए, 2 जून 2026 को गुरुदेव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि उच्च हो जाएंगे, एग्जॉल्टेड पोजीशन में आ जाएंगे, फुल पावर, फुल ब्लेसिंग का मूड है। अब नॉर्मली क्या होता है, गुरु जब एक साल में एक ही राशि में रहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा गेम डिफरेंट होगा, क्योंकि गुरु इस समय थोड़े तेज चल रहे हैं। गुरु की स्पीड तेज है, ये अतिचारी है, नॉर्मल स्पीड से थोड़ा तेज चल रहे हैं, यानी फास्ट मोशन में गुरु इस वक्त चल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, 2 जून को गुरु जब कर्क में आएंगे और फिर 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में भी चले जाएंगे। इतनी तेज स्पीड में होंगे। यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे, कहेंगे कि ये तो सिर्फ 5 महीने का ही गोचर हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। ये पूरा साइकिल फिर भी एक साल का ही रहेगा, बस बीच में थोड़ा सा ये ट्विस्ट करने के लिए तेजी से अगली राशि में पहुंच रहे हैं। गुरु कर्क में आए, उसके बाद सिंह में चले जाएंगे और वहां जाकर वक्री हो जाएंगे, नहीं कि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, उल्टी चाल में चलेंगे फिर से चौथी राशि की ओर, कर्क की ओर। और फिर वहां पर जाकर मार्गी हो जाएंगे डायरेक्ट। और फिर क्या होगा, 24 जनवरी 2027 को गुरुदेव वापस कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर वहीं पर टिके रहेंगे 24 जून 2027 तक के लिए। तो इस तरीके से ये फिर से 12 महीने का गोचर रहेगा। बस बीच में इन्होंने एक स्पीड के कारण अगली राशि को छू लेना है। तो अगर ओवरऑल देखो तो गुरु का मेजर टाइम कर्क राशि में ही जा रहा है। करीब 9 महीने गुरु कर्क राशि में रहेंगे, सिर्फ बीच में 3 महीने के लिए सिंह राशि में चले जाएंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो ये पूरा गोचर टेक्निकली एक साल का ही रहने वाला है, लेकिन इसकी मेन एनर्जी, इसका मेन इंपैक्ट कर्क राशि का ही रहने वाला है। और यही वजह है कि ये ट्रांजिट इतना ज्यादा पावरफुल बन रहा है। अब यहां पर असली सवाल आता है कि ये गोचर आपकी जिंदगी में क्या कुछ बदलने वाला है। किस राशि के लिए ये जैकपॉट है और किसे थोड़ा संभल कर चलना होगा। चलिए अब इसे डिटेल में बात करते हैं।
साथियों, अब तक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ आपने ली, क्योंकि यही पूरी प्रिडिक्शन की बैकबोन है। देखिए, गुरु का गोचर हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता, लेकिन एक बेसिक रूल सब पर लागू होता है, जो हर जगह अप्लाई होगा ही होगा। गुरु जब कुछ खास घरों, कुंडली के कुछ भावों में, कुछ खास भावों में ट्रांजिट करते हैं, तो वहां पर रिजल्ट नेचुरली अच्छे देने लगते हैं। कौन कौन से वो घर हैं? कुंडली का दूसरा घर, जन्म कुंडली का पांचवां घर, जन्म कुंडली का सातवां घर, और जन्म कुंडली का नौवां घर, और लास्ट में जन्म कुंडली का 11वां घर। इन 5 जगहों पर गुरु ग्रह का गोचर अगर पड़ जाए ट्रांजिट में, तो समझ लीजिए लाइफ में ग्रोथ का आना शुरू हो ही जाता है। अब इसे थोड़ा फील कीजिए। दूसरे भाव में जब गोचर होता है, तो ये आपके धन का घर होता है, आपके फाइनेंसिस का घर होता है, आपकी फैमिली का घर होता है, आपकी सेविंग्स का घर होता है, और इसके नेचुरल कारक भी गुरु ग्रह ही माने जाते हैं। तो गुरु ग्रह अपने ही घर में आ रहे हैं, जिन लोगों के लिए दूसरे घर में आ रहे हैं। जिन लोगों के लिए गुरु ग्रह 5वें घर में आ रहे हैं, ये सिर्फ पढ़ाई का, एजुकेशन का ही घर नहीं होता है, ये आपकी बुद्धि का भी घर है, आपके डिसीजन मेकिंग पावर का घर है, और कहीं ना कहीं ये आराम से इजीली मिलने वाले गेन्स, बचत, फायदा और आपकी क्रिएटिविटी का भी घर यही माना जाता है। 7वें घर की अगर बात करूं, जहां पर गुरु का गोचर जिन लोगों के लिए होगा, वहां रिलेशनशिप का घर है 7वां, पार्टनरशिप का घर है, मैरिज का घर है। लाइफ का बैलेंस भी यहीं से बनता है। इसके बाद जब 9th हाउस किसी के लिए गोचर हो रहा है, तो वहां शुभ है, गेम चेंजर है। आपका भाग्य, आपका लक, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी ब्लेसिंग्स, और जो भी लाइफ में बिना किसी स्ट्रगल के आपको मिलता है, वो 9th हाउस से ही देखा जाता है। और 11वें घर की अगर बात करूं, तो इनकम का घर कहलाता है, फायदों का, गेम्स का, डिजायर्स फुलफिलमेंट होने का घर 11वां कहलाता है, नेटवर्किंग का भी, जो चाहा वो मिलने का घर 11वां घर है। अब जरा इसे कनेक्ट करो। धन का कारक गुरु, ज्ञान का कारक गुरु, संतान का कारक गुरु, भाग्य का कारक भी गुरु। मतलब एक ही ग्रह आपके जीवन के इतने बड़े बड़े एरियाज को कंट्रोल करता है। तो अगर ऐसा ग्रह सही जगह पर ट्रांजिट करने आ जाए, तो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, ये आप खुद इमेजिन कर सकते हो। अब इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही डिकोड करने वाले हैं। 12 राशियों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा, किसे क्लियर फायदा मिलेगा और किसे थोड़ा सा कॉन्शियसनेस है, चिंता मिलने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करता हूं, आपकी कुंडली में गुरु की दृष्टि कहां पड़ने वाली है। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपके जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिंट सफलता का छुपा हुआ है। तो साथियों, बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए गोचर कैसा इंपॉर्टेंट है। यहां पर मामला थोड़ा खास है, क्योंकि इस बार गुरु आपकी अपनी ही राशि में, इसी राशि में गोचर कर रहे हैं। और शास्त्र क्या कहते हैं, जब भी गुरु आपकी खुद की राशि के ऊपर से गोचर करते हैं, तो उसे बहुत ही स्ट्रांग नहीं माना जाता। लेकिन रियल लाइफ एस्ट्रोलॉजी में पिक्चर थोड़ी डिफरेंट होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि गुरु की तीनों दृष्टियां सीधे केंद्र और त्रिकोण भावों पर पड़ती है। जैसे ही एक्टिवेट होते हैं, लाइफ में सपोर्ट सिस्टम अपने आप बनना शुरू हो जाता है। तो सिंपल भाषा में समझिए, ये ट्रांजिट कमजोर नहीं बल्कि बैलेंस्ड है और बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। और ईमानदारी से कहूं तो अगर इसे कंपेयर करो उस सिचुएशन से जब गुरु 12वें घर में होते हैं, जैसा कि अभी चल रहे थे आपके, तो उससे ट्रांजिट कहीं ज्यादा बेटर होगा साथी। एक्चुअल इंपैक्ट की बात करूं तो सबसे पहले गुरु की 5वीं दृष्टि की बात करते हैं। आपके 5वें घर पर इसकी दृष्टि पड़ेगी, 5वीं दृष्टि, और ये बहुत ही पावरफुल एक्टिवेशन है साथियों। पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव आपके इंटेलिजेंस का, बुद्धि का, डिसीजन मेकिंग पावर का, आपकी क्रिएटिविटी का, संतान पक्ष का, हायर एजुकेशन का। और जैसे ही गुरु यहां पर एस्पेक्ट करके दृष्टि डालते हैं, आपकी थिंकिंग एकदम क्लियर होने लगती है, आपके डिसीजन में टेकिंग पावर जो है वो एबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, लाइफ में कंफ्यूजन्स कम होने लगते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हो, हायर स्टडीज में फायदा आपको जरूर मिलता है, फोकस बढ़ता है, कॉन्सेप्ट्स बेटर समझ में आने लगते हैं। कुछ लोग इस दौरान कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देंगे, कुछ लोग नेक्स्ट लेवल की स्टडीज की तैयारी भी करेंगे, आगे जाएंगे हायर एजुकेशन के लिए। क्योंकि ये पूरा जो समय है, पूरा जो फेज है, ये जो काल है पूरा, वो लर्निंग और ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए आया है। और टाइमिंग भी देखिए, जून के बाद ये शिफ्ट आएगा, तो उसके बाद में एजुकेशन से जुड़े हुए डिसीजंस, कोर्स का सिलेक्शन, एडमिशन, एग्जाम में परफॉर्मेंस, इन सब में इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगा, और समय भी उसी चीज का। कर्क राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट आपके माइंडसेट और लर्निंग की एबिलिटी, सीखने की एबिलिटी को
अपग्रेड करने वाला है। जहां पहले आपको डाउट थे जीवन में, वहां अब क्लैरिटी मिलने वाली। जहां हेजिटेशन था, झिझक थी, वहां कॉन्फिडेंस आने वाला। इस गोचर में आगे देखते हैं कौन कौन से पावरफुल चेंजेस आने वाले। यहां से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि अब आप इसके रियल लाइफ रिजल्ट्स महसूस करने लगोगे। देखिए, जैसे मैंने बताया, पांचवा भाव एक्टिवेट हो रहा है, तो सबसे पहला इंपैक्ट कहां दिखेगा? आपकी डिसीजन मेकिंग पावर में। अब जो डिसीजन आप लोगे वो बहुत ज्यादा पहले से ज्यादा क्लियर होंगे, ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे, और चांसेस हैं कि सही दिशा में आपके डिसीजंस जाएंगे। खासतौर पर जो लोग स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग में हैं, उनके लिए ये समय हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि पांचवा भाव ये होता है स्पेकुलेशन का, इजी गेन्स का, कैलकुलेटेड रिस्क का। तो यहां पर गुरु की दृष्टि आपको इंपल्सिव नहीं, स्मार्ट डिसीजंस लेने में मदद करेगी। संतान पक्ष की अगर बात करूं, तो जिनके पास ऑलरेडी बच्चे हैं, उनसे रिलेटेड कोई अच्छी खबर मिल सकती है। उनकी प्रोग्रेस, अचीवमेंट्स आपको खुशी देने वाली होंगी। और जिनके पास अभी संतान नहीं है, उनके लिए भी चांसेस बनते हैं। संतान सुख के योग एक्टिवेट होते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट कनेक्शन समझिएगा। पांचवां घर जो कि लव का है, अट्रैक्शन का है, और सातवां घर जो कि शादी का है, मैरिज का है, बिजनेस का है, दोनों यहां पर एक्टिवेट हो रहे हैं। तो क्या होगा? अगर आप सिंगल हो तो लाइफ में कोई ना कोई एंट्री करेगा, रिश्ता बनेगा, और वही रिश्ता आगे चलकर शादी में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो शादी के स्ट्रॉन्ग चांसेस यहां पर बन जाएंगे। और बिजनेस एंगल भी देख लो, अगर आप बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हो तो यहां पर कोई अच्छा और सही पार्टनर आपको मिल सकता है। मतलब चाहे पार्टनर आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ, पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब एक और पावरफुल एरिया देखिए, 9th हाउस। ये आपका भाग्य का घर होता है, लक, ब्लेसिंग्स है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और जब ये सब चीजें इस घर के थ्रू एक्टिवेट हो जाएंगी तो लाइफ में एक तारतम्यता, एक फ्लो आने लगता है। रुके हुए काम धीरे धीरे बनने लगते हैं। अनएक्सपेक्टेड, अचानक से कहीं से सपोर्ट मिलने लगता है, और एक सबल सा चेंज लाइफ में आता है। आपका झुकाव स्पिरिचुअलिटी, धर्म की ओर बढ़ जाता है। अंदर से गाइडेंस मिलने लगती है। मतलब सिर्फ बाहर की ही ग्रोथ नहीं होती है, अंदर से भी अलाइनमेंट होना शुरू हो जाता है। तो कर्क राशि वालों के लिए डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होगी, लव एंड मैरिज के चांसेस होंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, संतान का सुख बढ़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। और ये सब मिलकर इस ट्रांजिट को एक लाइफ इंप्रूविंग फेज बना देते हैं, जहां धीरे धीरे चीजें सही जगह पर बैठती हैं। अब आगे देखते हैं और कौन कौन से हिडन चेंजेस आने वाले हैं इस गोचर में। कर्क राशि वालों के लिए एक चीज और समझ लीजिएगा, जो पिक्चर को और क्लियर यहां पर कर देगी। देखिए, आपके लिए गुरु, शुक्र और बुध, ये तीनों ही जनरली सपोर्टिव ग्रह माने जाते हैं। और यहां पर खास बात यह है कि गुरु खुद आपके लिए भाग्य स्थान यानी कि 9th हाउस के स्वामी हैं। और जैसे ही गुरु स्ट्रांग होते हैं, आपका लक, भाग्य अपने आप एक्टिवेट होने लगता है। और यही इस गोचर में हो रहा है। पंचम भाव एक्टिवेट होगा, सप्तम भाव एक्टिवेट होगा, नवम भाव एक्टिवेट होगा। मतलब त्रिकोण और केंद्र का संबंध दोनों ही आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने आएंगे। तो ओवरऑल कर्क राशि वालों के लिए ट्रांजिट क्लियरली सपोर्टिव और अपलिफ्टिंग है, ऊपर उठाने के लिए आ रहा है। एक बहुत जरूरी बात आपसे कहूं तो ईमानदारी से ये पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में गुरु स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत नहीं है तो इतना पावरफुल गोचर भी अपना फायदा नहीं दे पाएगा साथ। देखिए, अगर आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन अगर कमजोर है तो उसके क्लियर संकेत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे पता चलेगा कि गुरु हमारा कमजोर है? गुरु राहु और केतु के एक्सिस में अगर फंस जाए, इन दोनों के बीच में अगर कहीं फंस जाए गुरु, तो गुरु कमजोर हो गया। गुरु अगर आपकी कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें घर में हो तो भी कमजोर हो गया। गुरु शनि या मंगल से ग्रस्त हो, दृष्टि से हो, संबंधों से हो, युतियों से हो, तो भी गुरु अफ्लिक्टेड यानी कमजोर हो जाता है। गुरु अगर उल्टी चाल चल रहा हो, रेट्रोग्रेड हो, या फिर गुरु अगर सूर्य के नजदीक आकर अस्त हो गया हो कुंडली में, कॉम्बस जिसे कहते हैं, तो भी गुरु कमजोर है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ऐसे सिचुएशन में आपको कोई गाइडेंस आप चाहते हैं किसी से और वो आप नहीं ले पाते, आप डिसीजंस गलत लेने लगते हैं, आपकी ग्रोथ स्लो होने लगती है।
तो ऐसे में एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, गुरु को ताकत देना, मजबूत करना। और अच्छी बात यह है कि गुरु की रेमेडीज यानी कि उपाय बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन इंपैक्ट इनका बहुत गहरा होता है, असर बहुत गहरा डालते हैं। तो मैं आपको रेमेडीज बता देता हूं, जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और सबसे पावरफुल रेमेडी की बात करूं साथियों, ध्यान से सुनिएगा। अपने गुरु, अपने टीचर की रेस्पेक्ट शुरू कीजिए, उन्हें इज्जत दीजिए, उनके लिए कुछ कीजिए अपनी तरफ से। ये सिर्फ एक एडवाइस नहीं है, ये सीधा सीधा गुरु को ताकत देना, स्ट्रेंथन करना कहलाता है। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु बुद्धि है, विजडम है, गाइडेंस है। तो जिस इंसान से आपको नॉलेज मिल रहा है, अगर आपको उसको रेस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो तो इनडायरेक्टली आप अपने जीवन में गुरु की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हो। दूसरी रेमेडी बताऊं साथियों, तो किसी को पढ़ाई में अगर मदद करना है तो ये बहुत ही पावरफुल है और बहुत अंडररेटेड भी है साथी। आपको बड़ा कुछ करने की जरूरत यहां पर नहीं है। किसी बच्चे को पढ़ा दो, किसी को सब्जेक्ट समझा दो, किसी से अपने नोट्स शेयर कर दो, या सिंपल आप 10 रुपए की पेंसिल भी किसी को गिफ्ट कर सकते हो, स्कूल का बैग दे सकते हो, यूनिफॉर्म दिला सकते हो, स्टेशनरी में मदद कर सकते हो, या फिर अपना समय देकर किसी को पढ़ने में सपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि याद रखिएगा, किसी को ज्ञान देना किसी की लर्निंग में और किसी की प्रोग्रेस में हेल्प जरूर करता है, और यही सीधा सीधा गुरु का काम है। और जब आप ये सब करते हो तो गुरु ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होने लग जाते हैं आपके जीवन में। अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल रेमेडीज करना चाहते हो साथियों, तो आप मंत्र कर सकते हो, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। इस मंत्र की रोज एक माला का जाप जरूर कीजिए। यह आपके दिमाग को स्टेबल करता है और गुरु की एनर्जीज को बैलेंस भी करता है। इसके अलावा पीली चीजों का दान आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय है, पीली चीजों का दान कीजिए, जैसे कि पीले कपड़े, पीले फूल, हल्दी, चने की दाल। ये सब भी गुरु को ताकत देते हैं। अब एक ऑप्शन और होता है, वो है पुफराज यानी कि येलो सफायर स्टोन पहनना अंगूठी के रूप में। लेकिन यहां बहुत सारे लोग गलती कर देते, तो इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझिएगा। पुखराज इंसान को यानी येलो सफायर तभी पहनना चाहिए जब आपकी कुंडली में गुरु छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में ना हो। तो आपको पता होना चाहिए कि गुरु इन घरों में तो नहीं है। अगर इन घरों में गुरु बैठा है और आप पुखराज पहन लेते हो तो क्या होगा? वही नेगेटिव इफेक्ट्स एम्पलीफाई हो सकते हैं। जो कमियां हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए आंख बंद करके स्टोन मत पहनिए, अच्छे से चीज को समझ कर कीजिए। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, गहराई से विश्लेषण करवाने के बाद स्टोन्स पहनिएगा। तो ओवरऑल अगर आपका गुरु कमजोर है तो ये छोटे छोटे कदम आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा आखिर में, अगर आपको वीडियो वास्तव में यूजफुल लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आई एम रेडी। हिंदी में लिख सकते हैं, मैं तैयार हूं हर सिचुएशन के लिए। आपका फीडबैक से ही हमारे कंटेंट को और बेटर बनाने में हमें मदद मिलती है साथी। और आप वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहे तो स्क्रीन पर नंबर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करिए। जय श्री राम।